पिछली बार हमने जहां कहानी छोड़ी थी, अब वहां से ये एक और भी ज्यादा गहरे और भी अंधेरे मोड़ पर आ खड़ी हुई है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर दें, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी असल व्यक्ति या घटना से कोई भी लेना देना नहीं है। कहते हैं ना, एक खिलाड़ी के जाने से मैदान खाली नहीं हो जाता, और यहाँ भी इस खाली मैदान में एक नया और शायद पहले वाले से भी ज्यादा शातिर खिलाड़ी अब कदम रखने वाला था। तो हुआ ये कि जब एक खिलाड़ी मैदान से बाहर हुआ तो उसकी जगह लेने दूसरा आ गया। नाम था विकास चौहान, और इसने अशोक के पूरे खेल को, उसकी हर एक चाल को बहुत बहुत ही करीब से देखा था, और अब वो अपनी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार था। देखिए, विकास की पूरी सोच की जो नींव थी ना, वो अशोक की गलतियों पर ही टिकी थी। उसने क्या देखा? उसने देखा कि भाई अशोक तो जेल में है और लोग उससे अपना पैसा वापस नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि ज्यादातर जो लेन देन था वो कैश में था, और जो थोड़ा बहुत ऑनलाइन था भी वो तो पहले ही वापस कर दिया गया था। मतलब सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी, एक लूप होल था, और विकास ने उसे पकड़ लिया था। बस इसी मौके का तो इंतजार था, और इसी मौके को देखकर विकास चौहान ने भी ठीक वही खेल खेलना शुरू कर दिया। एक जानी पहचानी लेकिन बहुत ही खतरनाक चाल। कह सकते हैं कि उसने अशोक की गलतियों से सीखा और अपने धोखे को और भी फूल प्रूफ बना लिया। उसकी स्ट्रैटेजी बहुत सीधी, बहुत सिंपल और उतनी ही क्रूर। कोई घुमावदार बातें नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं, सिर्फ दो हथियार थे उसके पास, साफ इनकार और इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो जब भी कोई अपना पैसा मांगने आता था ना, तो उसका एक ही बिल्कुल सपाट सा जवाब होता था, मैंने तुमसे कोई पैसा लिया ही नहीं। और वो इतनी सफाई से ये झूठ बोलता था कि एक पल के लिए तो सामने वाला भी सोच में पड़ जाए कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो रही। लेकिन अगर कोई हिम्मत करके ज्यादा दबाव बनाता, तो फिर वो अपना दूसरा और सबसे खतरनाक हथियार निकालता था, एक सीधी धम्मी। कौन सा पैसा? ज्यादा बोला ना तो मैं मर जाऊंगा और सुसाइड नोट में तुम्हारा नाम लिख जाऊंगा। सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये तो सीधा सीधा इमोशनल ब्लैकमेल था। और बात सिर्फ विकास तक ही नहीं रुकी। इस पूरे धोखे में वो अकेला था भी नहीं, उसका पूरा का पूरा परिवार एक ढाल बनकर उसके साथ खड़ा था। घर वाले हर किसी से बस यही कहते, अरे नहीं, इन्होंने तो कभी किसी से कोई पैसा लिया ही नहीं। और इस सपोर्ट ने, आप समझिए, उसके झूठ को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। लेकिन कब तक? लोग आखिर कब तक चुप बैठते? डर तो था, लेकिन डर के बावजूद लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्होंने ठान लिया कि धोखे के इस जाल को तोड़ना है, और इसके लिए उन्होंने सबूत मांगना शुरू किया। और उन्होंने एक ऐसा सीधा सा सवाल पूछा जिसका जवाब देना विकास के लिए लगभग नामुमकिन था। सवाल ये था, ठीक है, अगर तुमने पैसा नहीं लिया तो फिर अपनी येस बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट दिखा दो, क्या दिक्कत है? सब साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लोग बार बार यही मांग करते रहे कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, सच को सामने लाओ, पर हर बार एक ही अड़ियल जवाब मिलता, मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। अब ये उसका घमंड था या इस बात का पक्का सबूत कि दिखाने के लिए सच में कुछ था ही नहीं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मामला और भी गहरा था। जांच में धीरे धीरे ये बात भी सामने आने लगी कि उसका जीजा वो भी कथित तौर पर इसी खेल में शामिल था, और कई बेचारे लोगों का पैसा तो वहीं पर अटक कर रह गया। मतलब ये जो जाल था ना, ये किसी एक आदमी का बुना हुआ नहीं था, इसमें और भी लोग शामिल थे। तो इस पूरी कहानी के बाद आज भी कुछ सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद कभी न मिले, और यही सवाल इस धोखे की असली गहराई को दिखाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, उस आम जनता के पैसों का आखिर हुआ क्या? वो मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई जो एक झटके में गायब हो गई, वो आखिर गई कहाँ? और ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि इतना बड़ा धोखा हो गया और क्या किसी ने पुलिस में शिकायत तक नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं पाए? या फिर वजह कुछ और थी? क्या सब लोग उसकी धमकियों से इतना डर गए थे कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई? या फिर कोई ऐसी बड़ी ताकत थी पर्दे के पीछे जिसने इस पूरे सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया? डर था या एक सोची समझी साजिश? इन सभी अनसुलझे, परेशान कर देने वाले सवालों के जवाब और इस कहानी का आखिरी पड़ाव, ये सब खुलेगा पार्ट 6 में।